नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन साहब। गौरीशंकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। बहुत धन्यवाद। गौरीशंकर जी, आप सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं और पिछले कई वर्षों से मंत्री पद सुशोभित कर रहे हैं। सरकार ने 10 सालों की एक यात्रा तय की है। इस 10 सालों पे मैं आपकी निष्पक्ष प्रतिक्रिया चाहूँगा कि सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में कितनी सफल रही, कितनी असफल। देखिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार के 10 साल पूरे हुए और यदि आप 2003 से देखें तो सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। इन 10 सालों में या 12 सालों में प्रदेश का जो चौमुखी विकास हुआ है वो सर्वविदित है। अब मैं सरकार में मंत्री हूँ और मंत्री होने के कारण मैं जो भी बात कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं सरकार के पक्ष में कह रहा हूँ, लेकिन जो बातें देश में और दुनिया में हो रही हैं उसके लिए तो किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने चौमुखी विकास किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और उसमें यदि सर्वाधिक किसी क्षेत्र को उन्होंने टारगेट करके अपने योजना बनाई तो कृषि को। अब हमारे विपक्ष के लोग क्या कहते हैं इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 2003 में अकेले PDS जो हमारा सिस्टम होता है, सस्ता अनाज जो हम अपने BPL को और अन्य लोगों को देते हैं, उनके लिए विदेश से आयातित ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आयातित गेहूं राशन की दुकानों में बंटता था। ये तो इसके लिए तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और उस समय में विदेश वाणिज्य व्यापार मंत्री तत्कालीन माननीय और कमलनाथ जी थे। यदि प्रदेश के किसानों की चिंता की गई होती तो विदेश से हमको गेहूं आयातित नहीं करना पड़ा होता। और उसके बाद जब से हम सत्ता में आए, इन 10 सालों में, इन 12 सालों में हमने कृषि को फोकस करके खाद्यान्न के क्षेत्र में अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाया है। जी, कृषि का जैसे नंबर 2, जी, किसी भी राज्य का और किसी भी राष्ट्र का विकास का पैमाना होता है उसका GDP। पिछले 5 साल के ही मैं आंकड़े की बात करूं तो हमारा जो GDP रहा है वो 10.50% से ऊपर रहा है। तो इन्हें हमने 10% से ऊपर का औसत ग्रोथ प्राप्त किया है। यदि 2003 के पहले ऐसी स्थिति रही हो तो हम गलत, और यदि हमने 10% से ऊपर का विकास दर अर्जित किया है तो हमारा मूल्यांकन का दुनिया उसको तारीफ करेगा। जी, तो ये विकास का पैमाना नहीं, निश्चित रूप से आंकड़े तो गवाही दे रहे हैं। बिसेन साहब, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि कृषि को फोकस किया, मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को बिल्कुल किसानों के बीच का व्यक्ति कहते हैं, किसान का बेटा अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं और किसानों की हित की चिंता भी करते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार लगातार पिछले 3 वर्षों से कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा किसानों पर भारी पड़ रही है, कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अल्पवृष्टि और इस बार सूखे की मार झेल रहा है किसान, तो एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी कृषि नीतियों पर विचार करना पड़ेगा, कृषि प्रणाली को बदलना पड़ेगा। तो वैसा कुछ आपकी एक विभागीय कोई कार्य योजना हो, कोई कदम आपने उठाया हो इस विषय में, त्वरित कदम? देखिए, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसका तो प्रभाव, और मैं उसको कह सकता हूँ दुष्प्रभाव, हमारी फसलों पर पड़ना स्वाभाविक है। उन विषम परिस्थिति में भी हमने अपने राज्य के उत्पादन को पिछले फसलों तक यदि आप देखें तो बहुत नीचे नहीं जाने दिया। हम एक उपार्जन की बात करें, जब हमने उपार्जन योजना गेहूं की चालू की तो हमने पहली बार 25 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन किया, फिर 50 लाख किया, फिर हम 70 लाख पे पहुँचे, फिर 12-13 में हमने 85 लाख किया। बिफोर लास्ट ईयर ओला गिरा, इसके बावजूद भी हमने 71 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन किया। तो अकेले गेहूं की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मौसम के प्रभाव के बावजूद भी हमने अपने उत्पादकता को बहुत नीचे नहीं जाने दिया।
उसका मूल कारण था कृषि को जब तक पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा मुहैया नहीं होगी और उसके लिए जब तक हमारे जल के स्रोत मजबूत नहीं होंगे, उनमें पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 2003-04 में 7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिर्फ शासकीय स्रोतों से सिंचाई मिलती थी। आज हमने 32 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा है। तो ये जो 25 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल बढ़ा, वो भी हमारी उत्पादकता को बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम बना। इसी के साथ साथ जब मान्यवर दिग्विजय सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो किसानों को बिजली कोई कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, कोई निश्चितता नहीं थी। और उसका कारण था बिजली का उत्पादन का कम होना। आज बिजली का उत्पादन जो 2003-04 में था उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। और जब उत्पादन बढ़ा तो उसके लिए माननीय शिवराज जी ने पहल की, हमारे जनरेशन की इकाइयाँ हमने स्थापित की, निजी क्षेत्र के लोगों को निवेश करने के लिए संसाधन दिए, उनको सुविधाएं दी, और बिजली जब ज़्यादा बनी तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमने किसानों को दिया। और इसके कारण आज हमारे मध्य प्रदेश में हमने तो 16 लाख यूनिट 18 लाख यूनिट तक के उत्पादन पे हम पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में हमने 10 घंटे पूरे पावर के साथ में किसानों को बिजली दिया। और अब फीडर सेपरेशन का काम बड़े पैमाने पे करवा के, जिसमें 5000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ, हमने किसान को पूरे पावर के साथ बिजली दिया। तो ये इसी के साथ साथ आधुनिक कृषि के बारे में किसानों को ट्रेनिंग देने का भी हमने काम किया और कई तरह के हमने कार्यक्रम चलाए, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे अकेले गेहूं नहीं, सभी क्षेत्रों में खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है, वेजिटेबल है, साहब, एक और एक प्रश्न। कांग्रेस के शासनकाल में इस सब का उत्पादन, कांग्रेस के शासनकाल में आपने जैसे कहा कि बिजली और पानी भरपूर मिलने से कृषि के उत्पादन में एक बढ़ोतरी हुई। निश्चित रूप से ये सहायक आपके जो मंत्रालय हैं और जो आपके सहकर्मी कांग्रेस का शासन नहीं, हमारा शासन। नहीं, कांग्रेस के शासन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके शासन की बात कर रहा हूँ कि आपके शासन में आपके विभाग के अतिरिक्त जो सहयोगी विभाग हैं, बिजली भी आपको ठीक मिली, पानी भी ठीक मिला, तो उसका फर्क पड़ना ही था। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की थी। वो कृषि विज्ञान केंद्र लगभग मृतप्राय पड़े हैं, अगर उनका एक ठीक उपयोग हो जाए। नहीं, ये सही नहीं है। लगभग प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे विश्वविद्यालय है उनके अधीनस्थ काम करते हैं और उनको उनका पूरा नियंत्रण एक तौर से हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के अधीनस्थ होता है, लेकिन राज्य सरकार की भी उसमें देखरेख रहती है। अभी जब से मैंने कृषि मंत्री का दायित्व संभाला है, लगभग मध्य प्रदेश के 10-15 कृषि विज्ञान केंद्रों में मैंने स्वयं ने विजिट दी है। वहाँ जो साइंटिस्टों के पद खाली थे उनको हमने भरा है और वहाँ पे किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो नवाचार खेती में हो रहा है वो सब बताया जा रहा है। अब इसमें और अच्छा काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है, तो 313 विकास खंड में आज 48 विकास ऐसे स्थान हैं, जिला मुख्यालय मोटे तौर पर, जहाँ पे हमारे मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है, लेकिन 265 स्थानों पे मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला नहीं है। तो जब मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला नहीं है तो किसान को उसकी ज़मीन में कितना खाद है, कितने खाद की आवश्यकता है, कौन से किस्म के मेजर और माइनर एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी जानकारी कैसे मिले। तो इसके लिए हमने इसको एक मिशन के रूप में लिया है और हमारा लक्ष्य है कि 2017 तक हम 23 लाख कम से कम किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा सके। और इसके लिए हमने आउटसोर्स को भी इसमें सोर्सिंग भी करने का तय किया है और अपने बड़े पैमाने पे हम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बना रहे हैं और हम इसमें संविदा नियुक्ति भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के जब खेती की बात प्रारंभ होती है तो सबसे पहले होता है कि हमारी मृदा, हमारी जो मिट्टी की क्या स्थिति। आज बड़े पैमाने पे अनबैलेंस फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक क्षमता है उसका ही हमारे पास ज्ञान नहीं। हमको नाइट्रोजन कितना डालना है, फास्फोरस कितना डालना है, पोटास कितना डालना है और माइक्रो एलिमेंट्स की कितनी ज़रूरत है। तो इसलिए इसको एक अभियान के रूप में लिया है। तो जिस तरह से हमने सिंचाई को अभियान के रूप में लिया था, जिस तरह से हमने बिजली को अभियान के रूप में लिया था, जिस तरह से खेती से रिलेटेड विभागों को एक मंच पे लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि कैबिनेट का गठन किया और कृषि कैबिनेट का गठन करके सभी बिंदुओं को एक साथ हम डिस्कस करें
ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कृषि कैबिनेट का गठन हुआ और वहीं पे बैठ करके ये ब्याज दर को कम करना, किसानों की जो लिमिट बढ़ाना, किसानों के उपज का उपार्जन करना। एक और बड़ा प्रश्न, तो ये सब किया। मुख्यमंत्री जी खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स जो आपने एक विस्तृत उसका ब्यौरा दिया, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इतनी जानकारी अगर किसानों तक मुहैया हो जाए, उनको समय रहते ये चीज़ें पता चल जाए, तो उत्पादकता में अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि खेती लाभ का धंधा बन जाए, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए आपकी तरफ से और क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये उसी दिशा में बढ़ाए गए कदम है। जैसे कृषि कैबिनेट, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में इतिहास में पहली बार एक ऐसा कैबिनेट का गठन किया गया जिसमें कृषि से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं, जो बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, तो किसानों को एक मंच पर मिल जाए। तो इसके बावजूद अभी जिस प्रकार से कांग्रेस ने किसान विरोधी तमगा लगाने की कोशिश की कि किसान के मामले में सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जमीनी स्तर पर कार्य नहीं है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। अब देखिए, मैं तो कृषक को एक ही श्रेणी में मानता हूँ और इसको मैं राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछ सकता हूँ कि जब आपकी सरकारें थी तब आप किसान को जो क्रॉप लोन है वो 16 से 18% ब्याज दर पर देते थे। यदि आपने अपने समय में इस ब्याज दर को ही ख़त्म कर दिया होता तो हमारे राज्य के किसान की और वित्तीय स्थिति मजबूत हुई होती और हमारी उत्पादकता बढ़ी होती। दूसरा, जो उत्पाद हमारा होता है उसको यदि आपने खरीदने की कोई व्यवस्था की होती, मट्टी मोल किसान का अनाज बिकता था, कोई उसका खरीदार नहीं होता था। और इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी, मक्का की खरीदी, ऐसे चने की खरीदी सपोर्ट प्राइस से के ऊपर की जाए, सपोर्ट प्राइस से नीचे न बिके, इसकी चिंता की। यदि हमारे कांग्रेस के मित्र इस काम को कर लेते तो मैं समझता हूँ और राज्य का किसान का हालत और अच्छा हुआ होता। लेकिन अब राज्य की जनता ने तो उनको नकार दिया है, जिम्मा राज्य की सरकार जनता ने हमें दिया है और हमारा यह जवाबदारी है और हमारा अपनी जवाबदारी को हम पूरा करेंगे। हमारा धर्म भी है कि हम मध्य प्रदेश के किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करें। तो सर, जैसा आपने कहा कि ये तो प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है, प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार चयन किया है, तो कांग्रेस के आरोपों का जवाब जनता दे रही। लेकिन अगर मैं इसको अभी वर्तमान में जो उपचुनाव के नज़रिए से देखूं कि रतलाम झाबुआ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मशक्क़त के बाद उस गढ़ में सेंध लगाई थी, वो फिर से आपके हाथ से वो सीट चली गई है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अब शुरू हो गया है परिवर्तन और ये परिवर्तन की बयार बहना शुरू हो गई है और 2018 में हम पूरे प्रदेश के पटल पर छा जाएंगे। अब देखिए, उनको सब्ज बाग देखने दीजिए। झाबुआ रतलाम संसदीय सीट, जैसा कि हम जानते हैं 16 जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, इन चुनाव में एक बार ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीती और नहीं तो एक तरफा कांग्रेस का उस सीट पर परंपरागत उनकी कांग्रेस की सीट रही। और दूसरा ये था कि अब माननीय दिलीप सिंह भुरिया जी के निधन के कारण रिक्त स्थान हुआ था, उसका यह चुनाव था। और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो परंपरागत सीट फिर से वापस हो जाती है। लेकिन इतना मैं रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो डेवलपमेंट अलीराजपुर झाबुआ रतलाम का किया जाना है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने विश्वास दिलाया है, उस सब को हम पूरा करेंगे। और पिछले दिनों चुनाव परिणाम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस क्षेत्र में गए, सबसे पहले गए और जाकर के जनता को शासकीय योजनाएं ठीक से उनके तक पहुंच रही हैं क्या नहीं, उसकी समीक्षा भी की। और कल परसों जब कैबिनेट की बैठक हुई तो जिस कैबिनेट में हमने 3 मेडिकल कॉलेज के लिए सीटें और बजट अनुमोदित किया, उसमें हमने रतलाम को भी रखा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चुनाव में हम हार गए तो वहाँ कोई विकास रुकेगा, वहाँ का डेवलपमेंट उसी रफ्तार से होगा। ये हमारी सरकार की जवाबदारी है और जवाबदेही से हम कहीं पीछे रहेंगे। लेकिन अभी रहा सवाल अब अभी हमारा देवास का उपचुनाव हुआ, वो भी हमारी परंपरागत सीट थी, उस सीट में फिर से हम चुनाव जीते हैं। और इसलिए एक परिणाम से यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि भाई अब कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बन गया या कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार कर लिया। ये तो
जो कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं, स्थानीय कुछ मुद्दे भी, स्थानीय मुद्दे भी हो सकते हैं। और इसलिए मैं तो इस बात को मानता नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2018 का जो चुनाव मध्य प्रदेश में होगा विधानसभा का, वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और हम फिर से चौथी बार, अभी अभिनंदन समारोह में, चौथी बार सत्ता में आएंगे। अभी अभिनंदन समारोह में राष्ट्रीय महासचिव जो है कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो ये कह दिया कि निश्चित रूप से ये जो एक कयास लगाए जाते हैं, जो अटकलें होती हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी बोले कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और चाहे प्रभात जी हों चाहे वो स्वयं हों, वो उनको वहाँ से पूरा केंद्र से समर्थन देंगे और उनको फिर से एक बार मंचासीन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो शिवराज जी की लोकप्रियता घट रही है, शिवराज जी के ऊपर सवालिया निशान है। जिस प्रकार से ये एक राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार का चर्चा का बाजार गर्म है, ये चर्चाएं कहाँ से उठती हैं? अब देखिए, लोकतंत्र में तरह तरह की चर्चाएं आती हैं, चर्चा होती रहे, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, राज्य की जनता का पूरा विश्वास, अंतर्मन से विश्वास प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के प्रति है, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और चौथी बार भी हमारी सरकार बनेगी। और हम चूँकि काम कर रहे हैं ना, जो परिणाम देगा, जहाँ पे हमको लगता है कि ये योजना को परिवर्तित करना है, करेंगे। जैसे कि अभी समीक्षा में आया कि जो स्टूडेंट्स को साइकिल दी जाती है, उसमें हमने जो नगद का व्यवस्था शुरू की थी, उसमें कई जगह पे साइकिलें परचेज नहीं हुई, कुछ शिकायतें आई, तो अब हम उसमें परिवर्तन करना पे विचार कर रहे हैं कि क्यों न सीधे हम मटेरियल के रूप में साइकिल ही प्रदान करें। तो जो हमको लगता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन में ये लगा कि भाई हमारे वृद्धजन लोग बैंकों का चक्कर लगाते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती, तो यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उन व्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा, तो करेंगे। लेकिन जनता के मौलिक अधिकार और उनके जो हक हैं समय पे पहुंच मिल सके, इसके लिए हमारी जवाबदारी है। और मैं समझता हूं जो जाकर के जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिपरिषद के साथीगण, हम सब लोग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके सुधार की गुंजाइश है, इसको परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो करते हैं और करेंगे। बिहार के चुनावों के बाद जिस प्रकार से एक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना था, और बिहार के चुनावों ने कहीं ना कहीं उस माहौल में एक परिवर्तन तो किया है। तो बिहार के चुनावों के बाद जो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने कहा कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, और रतलाम झाबुआ उपचुनाव के बाद कहा कि मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता समाप्त हो गई है। तो बिहार की हार को, रतलाम झाबुआ की हार को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी राज्य के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय परिस्थिति के आधार पर होते हैं, और जो वहाँ पे गठबंधन हुआ, महागठबंधन, वो महागठबंधन को निश्चित रूप से वहाँ के समीकरण जो उन्होंने बनाए, उस समीकरण का लाभ मिला। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हैं, उसमें स्थिति बड़ी साफ हो जाएगी। एक राज्य के चुनाव से दूसरे राज्य के चुनाव को नहीं तोड़ा जा सकता, और किसी एक राज्य के परिणाम से यह भी नहीं आंका जा सकता कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री हमारे नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी आई। अब विश्व में जहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उनका ऐतिहासिक स्वागत होता है, उनको सुना जाता है, उनकी बात को वजन दिया जाता है। और मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्र में बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में और प्रधानमंत्री भविष्य में होंगे। लेकिन जिस तरह से दुनिया के नक्शे पे अपने भारतवर्ष की साख, यहाँ की प्रतिष्ठा को, और अपने भारत की विचारधारा को, आइडियोलॉजी को जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो उसकी कोई सानी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी को, उनकी विदेश यात्राओं को लेकर जिस प्रकार से कहा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की नहीं, वो खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोग वहाँ मोदी मोदी कह के उनको संबोधित करते हैं, और विदेश यात्राओं के अलावा उनका ध्यान घरेलू व्यवस्थाओं पर नहीं है। महंगाई चरम पर जा रही है, दाल की स्थितियाँ देखें, इस प्रकार के आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, और इसको लेके खूब लोकसभा में हो हंगामा भी हुआ। अब देखिए, किसी भी दल के नेता की बढ़ती हुई लोकप्रियता को दूसरा दल देख ही नहीं सकता।
जहाँ एक और मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्वकर्ता नेता हैं, वहीं वो राष्ट्र के धरोहर भी, क्योंकि राष्ट्र के हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में जाकर यदि नरेंद्र मोदी जी जो अपना पक्ष रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रखते, भारत का पक्ष रखते हैं, देश का पक्ष रखते हैं। और इसलिए दुनिया के अनेक राष्ट्रों में जाकर के उन्होंने भारत में निवेश करने के लिए, भारत को प्रगति देने के लिए और अपने जो विदेशों से जो संधि किया है, मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम आएंगे और हमारे राष्ट्र को और प्रगति करने के लिए अवसर मिलेंगे। केंद्र की सरकार जिस प्रकार से जिन मुद्दों पर आई थी, आपको क्या लगता है कि जो बड़ी, जैसे चाहे समग्र स्वच्छता अभियान हो, एक निश्चित रूप से प्रशंसनीय अभियान है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, अटल पेंशन योजना है, बीमा योजना, ये सब जो योजनाएं लेके आए, लेकिन जो गांव गरीब किसान तक पहुंचना था वो योजनाएं कहीं ना कहीं दूर रह गई, महंगाई पर अंकुश नहीं हो पाया है। देखिए, जनधन योजना के खाते कुछ सीमित प्रतिशत लोगों का बैंकों से संबंध रहता था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना का कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा और बहुत शॉर्ट पीरियड में 18 करोड़ से अधिक खाते खुले, इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें कि 18 से 70 साल के किसी भी व्यक्ति को 12 रुपये मासिक वार्षिक प्रीमियम देने पर 2 लाख का बीमा क्लेम का अधिकार मिला है, और जीवन ज्योति बीमा योजना इसमें 330 रुपया प्रीमियम वार्षिक देना है, और 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी परिस्थिति में मृत्यु होने पर उसको 2 लाख का बीमा क्लेम सेटल होगा। ये एक तौर से सामाजिक सुरक्षा कवच मिला है। उसी तरह से अटल पेंशन योजना खासतौर से असंगठित क्षेत्र के लिए, खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी। अब रहा सवाल कि इन योजनाओं को 100% जनता तक पहुंचाने में समय लगता है, और मैं समझता हूं इसको मैंने तो अपने प्रभार के सिवनी जिला, छिंदवाड़ा, जबलपुर में इसको बड़े बड़े समारोह करके इसका हमने शुभारंभ किया। हमारे साथियों ने भी इसको बड़े गंभीरता से लिया है, और इसका अब तो कोऑपरेटिव सेक्टर को भी हमने जोड़ दिया है, और धीरे धीरे हर चीज़ में व्यक्ति अपना लाभ और अपनी व्यवस्थाओं की चिंता करता है। आपसे एक जब लोगों को लगा कि नहीं ये सच में फ़ायदे का है, कुछ लोगों के डेथ होने के बाद जब उनके क्लेम सेटल हुए, उनको 2-2 लाख रुपये उनके परिवार को मिला, तब लोगों को लगे नहीं अब हमको इस योजना में सम्मिलित होना चाहिए। बिसेन साहब, आपने हमारे साथ चर्चा में इतना वक्त दिया, हर मुद्दे पर सहजता के साथ चर्चा की, और कृषि को लेकर और कृषि के उन्नयन को लेकर, कृषि को आधुनिक बनाने को लेकर जो आपकी सोच है, निश्चित रूप से वो फलीभूत हो, हम ऐसी कामना करेंगे। और जो आपने पटवारियों से अपील की है, उस अपील को भी निश्चित रूप से वो सुने, हम ऐसी उनसे अपील करते हैं। और एक इसी बीच में आपने एक वाक चातुर्य के साथ आपने ये कहा कि हमारी अभी भी सरकार है और अभी अगली बार भी निर्वाचित होनी है, तो निश्चित रूप से आप अपने काम को लेकर और पार्टी की प्रदेश में स्थापना को लेकर लगभग आश्वस्त नज़र आते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपने बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।